बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, इकोसिस्टम को क्या फ़ायदा देते हैं। तो फॉरेस्ट को अगर ओवरऑल हम बात करें, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में इंसान रह रहे हैं तो फॉरेस्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान का अपना वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। और इनका सबसे जो बड़ा काम है वो प्रोटेक्शन देना है। मुख्तलिफ एंगल से हम इस बात को डिस्कस करेंगे। जैसे पहली तो चीज़ है सोर्स ऑफ सब्सटेंस, कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमें दरख्तों से मिल रही हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो फ्रूट ऑफ फॉरेस्ट है इज़ सोर्स ऑफ फूड फॉर नंबर ऑफ एनिमल्स, कि काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए वो जो फ्रूट्स हैं वो सोर्स ऑफ फूड है। बज़ाते ख़ुद इंसान काफ़ी सारा फ्रूट ऐसा है जो इंसान एज ए फूड इस्तेमाल करता है और वो जंगल से आता है। टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी को, जैसे जो फर्नीचर जो आपने देखा होगा दरवाजे बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, खिड़की बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम टिम्बर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन वुड को टिम्बर कहा जाता है। फायर वुड जो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। काफ़ी सारी जो मेडिसिन्स हैं, हर्बल मेडिसिन वो होती हैं जिनको आप देसी दवाई भी कह सकते हो। उसके बाद शहद है, वैक्सीज है, मोम वगैरह, ये सारी अब वैक्सीज जो वैज़लिन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के अंदर, तो वो आम तौर पे दरख्तों से ही मिलती है। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसने वाटर के फ़्लो को रेगुलेट करना है। जब दरियाओं के अंदर पानी बहता है और जहाँ से पानी यानी आप दरिया निकलते हैं, आपने देखा वो पहाड़ी इलाके और वहाँ दरख्त ही दरख्त होते हैं और वो जो पानी है वो मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों से गुज़रता हुआ आता है, जिसका फ़ायदा क्या होता है, जो पानी का जो फ़्लो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाते हैं। और अगर पानी उतनी तेज़ी से आए जितनी तेज़ी से ये नीचे पानी अगर नीचे उतरे, ठीक है, और दरख्त ना हो, तो फिर आप कह सकते हैं वो जो सामने चीज़ जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको बहा के लेके जाएगा। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो आबशारें हैं वो दरख्तों के दरमियान से गुजर रही होती हैं, फिर आगे जाके वो दरिया की शक्ल इख्तियार करती हैं। तो चश्मों के अंदर आम तौर पे जो फ़्लो ऑफ वाटर है वो आम तौर पे स्लो होता है बनिस्बत दरियाओं के। उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल एरोजन, ये बात भी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है। जो दरख्तों की जड़ें हैं वो मिट्टी को संभाल के रखती हैं, इस वजह से आप कह सकते हैं जो सॉइल एरोजन है, मिट्टी का कटाव है, मिट्टी का उखड़ना है, उससे बचत हो जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ दरख्त होंगे वहाँ के इन्वायरमेंट प्लेजेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खुशगवार मौसम होगा। आपने देखा होगा जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ दरख्त ही दरख्त हैं, फॉरेस्ट मौजूद है, तो वहाँ लोग सैर करने के लिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद रेनफॉल का कनेक्शन है फॉरेस्ट के साथ, कि जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली वहाँ फॉरेस्ट के ग्रो करने के, ट्रीज़ के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है रीजन विद हाई रेनफॉल, कि जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है, एवरेज 20 इंच, तो ये याद रखेंगे MCQs के हवाले से। आर सूटेबल फॉर द ट्री ग्रोथ, वो ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत अच्छे आसानी से दरख्त उगाए जा सकते हैं, दरख्तों की ग्रोथ हो सकती है, फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं। उसके बाद इनको इन्वायरमेंटल बफर कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बफर को यहाँ एक डिफरेंट अंदाज में डिफ़ाइन किया गया है। ये क्या करते हैं, इंटरसेप्ट द हैवी रेनफॉल, कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, कि जब पानी कई किलोमीटर ऊपर से आता है वो अगर डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर आके लगेगा तो मिट्टी के उखड़ने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये क्या करते हैं, वो जो बारिश की फोर्स है उसको अपने ऊपर बेयर करवाते हैं और फिर आहिस्ता सी पानी नीचे रिलीज़ करते हैं, जिससे सॉइल एरोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जो आबशारें हैं जब वो गुज़र रही होती हैं, जब वो दरख्तों के दरमियान से गुज़रती हैं तो फ़्लो ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इंटरसेप्ट द हैवी रेनफॉल, तो जब बहुत शदीद किस्म की बारिश होती है तो ये बारिशों को बर्दाश्त करते हैं।
रिलीज वाटर स्टेडीली एंड स्लोली टू द सॉइल, और मिट्टी जो नीचे मिट्टी है उसमें भी पानी को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते हैं। जब वो पानी आबशारों से गुज़र के पहाड़ों से नीचे उतर रहा होता है और उसने दरियाओं और नहरों में गिरना होता है, तो पानी जो जब नीचे उतर रहा होता है उसको फ़्लो को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीम और रिवर के अंदर जो पानी का फ़्लो है वो रेगुलेट रहता है। इसी तरह जो रूट्स हैं वो सॉइल को अपनी जगह पे रखेंगे, यानी सॉइल एरोजन नहीं होने देंगे। तो इस वजह से इनको इन्वायरमेंटल बफर कहा जाता है। तो अपने इन्वायरमेंटल बफर को यहाँ एक डिफरेंट अंदाज में डिस्कस किया गया है। अच्छा, उसके बाद काज ऑफ फ्लड कैसे आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इन्होंने सॉइल को उखड़ने नहीं देना, मिट्टी को उखड़ने नहीं देना, रूट्स ने सॉइल को अपनी जगह पे संभाल के रखना है। अगर खुदा न खास्ता हमने दरख्तों को ख़त्म कर दिया तो एक तो पानी का जो फ़्लो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, जो आप कह सकते हैं बारिशों के साथ मिट्टी आई है वो ऑटोमेटिकली दरियाओं में जाना शुरू कर देगी, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करना है। तो जो मिट्टी दरियाओं में जाएगी उसके पेट को भरना शुरू कर देगी, उसकी कैपेसिटी जितनी वाटर की वो कम हो जाएगी। ये पानी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आएगा, ऑटोमेटिकली वो उसके जो पेट है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो वो साइडों पे आना शुरू हो जाए। इसको हम कहेंगे फ्लड आ गए। तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाए, अलाउ सॉइल एरोजन्स, तो मिट्टी उखड़ना शुरू हो जाती है। सिल्टिंग ऑफ लेक, रिवर एंड डैम्स, और डैम्स, रिवर और जो झीलें हैं वो भरना शुरू हो जाती हैं मिट्टी से। हैवी फ्लड, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सैलाब आते हैं। और जब सैलाब आते हैं तो आपको पता है कि हज़ारों किस्म के जो जानवर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशी हैं वो ख़तरे में पड़ जाते हैं, और काफ़ी सारी तो ऐसी वो जो दुनिया से ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे वो ममालिक हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सैलाब आते हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो अब पिछले 4-5 साल से मुसलसल ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कोई कैफियत बनी हुई है कि हर साल सैलाब आता है, और जिसकी वजह से हज़ारों लोग बेघर होते हैं और हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा काज बताया जा रहा है वो यही डिफॉरेस्टेशन है कि इंसान ने जंगल को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से फ्लड आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। डिज़ास्ट्रस फ्लड इन इंडिया एंड बांग्लादेश, आप इसको पाकिस्तान भी समझें, एट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन, तो ये डिफॉरेस्टेशन का रिज़ल्ट है। अच्छा, उसके बाद फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, तो ये तो अंडरस्टूड बात है, जहाँ जंगल होगा वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होगी बनिस्बत उन इलाकों के अंदर जहाँ दरख्त मौजूद नहीं है। और दूसरी बात कि दरख्तों के पत्तों से जो ट्रांसपायरेशन हो रही है, अब ट्रांसपायरेशन की वजह से मॉइस्चर एक्यूमुलेट होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, और जब थोड़ा सा वो ठंडे इन्वायरमेंट में जाएंगे वही बारिश आना शुरू होगी। बेसिकली रेन का जो प्रोसीजर है वो एवापोरेशन ऑफ वाटर होती है ज़मीन से, और यही एवापोरेशन जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो यही रेन की शक्ल में वापस आ रहे होते हैं। अब ये एवापोरेशन मुख्तलिफ जगह से हो सकती है, जैसे दरियाओं से हो सकती है, नहरों से हो सकती है, समंदरों से हो सकती है, लेकिन एक काज ये भी है कि दरख्तों के जो पत्ते हैं उनसे जो ट्रांसपायरेशन हो रही है वो भी एवापोरेशन की एक टाइप है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी, उतने ही बारिश आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हाफ ऑफ द रेन दैट कम इन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कम्स फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन बाय द ट्री, कि जो आधी से ज़्यादा बारिश हो रही है ख़ास तौर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो वो इसका जो सोर्स है वो ट्रांसपायरेशन है जो दरख्तों से हो रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता जाएगा, ड्राई कंडीशन बढ़ती जाएगी, हीट ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में आमतौर पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से दरख्तों से ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी, तो बारिश आने के चांस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और बारिश जब आए, बारिशों की वजह से आपको पता है कि मौसम ठंडा भी हो जाता है और ह्यूमिड मॉइस्चर भी हो जाती है, नमी वाला इन्वायरमेंट भी हो जाता है। अगर हमने दरख्तों को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, फॉरेस्ट रिमूव्ड, ये जो रेन का सोर्स है ये भी रिमूव हो जाएगा,
बादल भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बादल तो एवापोरेशन ऑफ वाटर से जो मॉइस्चर ऊपर गया है उसी से बादल बनते हैं, बादल भी कम हो जाएंगे। तो उसका क्या होगा, लोकल क्लाइमेट चेंजेस क्वाइट ड्रामेटिकली, कि आबो हवा के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा है हीट कैपेसिटी, उसमें एक बात डिस्कस हुई है कि जो पानी है वो जब आप उसको हीट अप करते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होता। लोहा जल्दी गर्म हो जाता है, पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। अच्छा, जब पानी को ठंडा करते हैं, अगर लोहे का कंपैरिजन करें तो लोहा जल्दी ठंडा हो जाता है और पानी ठंडा नहीं होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इन्वायरमेंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी, चेंजेस आएगी स्लोली। लेकिन अगर इन्वायरमेंट से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, मॉइस्चर कैसे बनता है, जो सोर्स ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है वो ख़त्म हो जाए, बारिशें ना हो वो ख़त्म हो जाए, बादल ना हो वो ख़त्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाए। अब जब मॉइस्चर ही नहीं एटमॉस्फेयर में रहेगा तो हमारी जो ज़मीन है वो जब थोड़ा सा सूरज निकलेगा ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जब सूरज ग़ुरूब होगा ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अब सहरा के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ दरख्त बहुत कम है, बारिशें बहुत कम होती हैं, तो दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी तरह अगर उस दुनिया से फॉरेस्ट ख़त्म होते रहे तो ज़मीन में ऐसी चेंजेस आना शुरू होगी कि दिन के वक्त हो सकता है बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़े और रात के वक्त हो सकता है बहुत शदीद किस्म की सर्दी पड़े, या जो ठंडे इलाके हैं हो सकता है वहाँ बहुत शदीद किस्म की सर्दी पड़े। तो यही है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना शुरू हो जाएंगे, और ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगी वो ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह। इंसान तो चलो बर्दाश्त कर लेता है, जैसे ज़्यादा सर्दी पड़े कपड़े वगैरह पहन लेता है, ठीक, यानी आप कह सकते हैं चादर वगैरह ओढ़ लेता है, जर्सी वगैरह पहन लेता है। लेकिन जो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जो उस जगह रह रहे हैं उनको तो एक ख़ास लिमिट दी गई है, भाई इस लिमिट के ऊपर वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली उनका सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल लोकल क्लाइमेट चेंजेस क्वाइट ड्रामेटिकली, कि जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर रेंज इन डे एंड नाइट इज़ मोर एक्सट्रीम, दिन के वक्त हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो और रात के वक्त हो सकता है टेम्परेचर बहुत कम हो। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इंक्रीजेस, ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, और रेनफॉल डिमिनिश, और बारिश है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी। फॉरेस्ट ये हैबिटेट है हज़ारों लाखों स्पीशी का, ये हैबिटेट है हज़ारों लाखों स्पीशी का। तो वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ एनॉर्मस डाइवर्स। अच्छा, यहाँ भी ट्रॉपिकल का वर्ड इस्तेमाल किया गया, वजह क्या है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ठंड नहीं पड़ती। जितनी ज़्यादा हम अगर जाते जाएँ टेम्परेट रीजन में वहाँ सर्दी काफ़ी पड़ती है, और आर्कटिक रीजन में या एंटार्कटिक रीजन में तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ लाइफ वैसे ही क्या मुश्किल है। तो ट्रॉपिकल रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ लाइफ थोड़ी सी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाता, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। ठीक हो गया। वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज दे कंटेन, कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी एक इकोसिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशी रह रही हैं वो उस इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी बढ़, और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी इकोसिस्टम की फ़ायदेमंद है, जैसे हमने फूड वेब में डिस्कस किया था कि जितनी ज़्यादा फूड वेब में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो हायर ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर लोअर लेवल पे कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई किसी भी फैक्टर की वजह से, तो दूसरे जो लोअर और लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं वो हायर लेवल को क्या करना शुरू कर देते हैं, सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो नेचर में कॉम्प्लेक्सिटी का होना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट होंगे, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इकोसिस्टम के स्टेबल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है
कि इन्वायरमेंटल बफर फॉरेस्ट को क्यों कहा जाता है। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।